नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अदैब में। आइए सुनते हैं धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास गुनाहों का देवता का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। सुधा को जाने कैसा लगा, ये अपना चंदर तो नहीं, ये अपने चंदर की निगाह तो नहीं। चंदर तो ऐसी निगाह से इस तरह अपलक तो सुधा को कभी नहीं देखता था। नहीं, ये चंदर की निगाह तो नहीं। इस निगाह में न शरारत है, न डांट, न दुलार और न करुणा। इसमें कुछ ऐसा है जिससे सुधा बिल्कुल परिचित नहीं, जो आज चंदर में पहली बार दिखाई पड़ रहा है। सुधा को जैसा डर लगने लगा, जैसे वो कांप उठी। नहीं, ये कोई दूसरा चंदर है जो उसे इस तरह देख रहा है। ये कोई अपरिचित है, कोई अजनबी, किसी दूसरे देश का कोई व्यक्ति जो सुधा को चंदर चंदर तुम्हें क्या हो गया है। सुधा की आवाज मारे डर के कांप रही थी। उसका मुंह पीला पड़ गया था, उसकी सांस बैठने लगी थी। चंदर। और जब उसका कुछ बस न चला तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए। हाथों पर एक गरम गरम बूंद आकर पड़ते ही चंदर चौंक गया। अरे सुधी, रो मत। नहीं पगली, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, एक गिलास पानी तो ले आओ। सुधा अब भी कांप रही थी। चंदर की आवाज में अभी भी वह मुलायमियत नहीं आई थी। वो पानी लाने के लिए उठी। नहीं, तुम कहीं मत जाओ, तुम बैठो यहीं। उसने उसकी हथेली अपने माथे पर रखकर जोर से अपने हाथों से दबा ली और कहा, सुधा। क्यों चंदर? कुछ नहीं। चंदर ने आवाज दी, लेकिन लगता था वह आवाज चंदर की नहीं थी, न जाने कहाँ से आ रही थी। क्या सिर में दर्द है? बिनती, एक गिलास पानी लाओ जल्दी से। सुधा ने आवाज दी। चंदर जैसे पहले सा हो गया। अरे, अभी मुझे क्या हो गया था? तुम क्या बात कर रही थी सुधा? पता नहीं तुम्हें अभी अभी क्या हो गया था? सुधा ने घबराई हुई गौरैया की तरह सहम कर कहा। चंदर स्वस्थ हो गया। कुछ नहीं सुधा, मैं ठीक हूँ। मैं तो यूं ही तुम्हें परेशान करने के लिए चुप था। उसने हंसकर कहा। हाँ, चलो रहने दो, तुम्हारे सिर में दर्द जरूर है। सुधा बोली। बिंदी पानी लेकर आ गई थी। लो पानी पियो। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, चंदर बोला। बिनती, जरा पेन बाम तो ले आओ। सुधा ने गिलास जबरदस्ती उसके मुंह से लगाते हुए कहा। बिनती पेन बाम ले आई थी। बिनती, तू जरा लगा दे इनके। अरे खड़ी क्यों है? कुर्सी के पीछे खड़ी होकर माथे पर जरा हल्की उंगली से लगा दे। बिनती आज्ञाकारी लड़की की तरह आगे बढ़ी, लेकिन फिर हिचक गई। किसी अजनबी लड़के के माथे पर कैसे पेन बाम लगा दे? चलती है या अभी काट के गाड़ दें तुझे यहीं पे, मोटकी कहीं की। खा खा कर बुटानी है, जरा सा काम नहीं होता इससे। बिनती ने हार कर पेन बाम लगाया। चंदर ने उसका हाथ हटा दिया तो सुधा ने बिनती के हाथ से पेन बाम लेकर कहा, आओ हम लगा देते हैं। बिनती पेन बाम देकर चली गई तो चंदर बोला, अब बताओ क्या बात कर रही थी? हाँ, बिनती के ब्याह की। ये उनके ससुर तो बहुत ही भद्दे मालूम पड़ रहा है। क्या देखकर ब्याह कर रही हो तुम लोग? पता नहीं क्या देखकर ब्याह कर रही हैं बुआ। असल में बुआ पता नहीं क्यों बिनती से इतनी चिढ़ती हैं। वो तो चाहती हैं कि किसी तरह से बोझ टले सिर से। लेकिन चंदर, ये बिनती बड़ी खुश है। ये तो चाहती है कि किसी तरह जल्दी से ब्याह हो। सुधा मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा, ये खुद ब्याह करना चाहती है? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। और क्या, अपने ससुर की खूब सेवा कर रही थी इस सुबह। बल्कि पापा तो कह रहे थे कि अभी यह बीए कर ले तब ब्याह करो। हमसे पापा ने कहा इससे पूछने को। हमने पूछा तो कहने लगी बीए करके भी वही करना होगा, तो बेकार टालने से क्या फायदा। फिर पापा हमसे बोले कि कुछ वजहों से अगहन में ब्याह होगा। तो बड़े ताज्जुब से बोली, अगहन में? सुधी, तुम जानती हो अगहन में उसका ब्याह क्यों टल रहा है? पहले तुम्हारा ब्याह होगा। चंदर हंसकर बोला। वो पुरजा शांत था और उसके स्वर में कम से कम बाहर सिवा चुहल के और कुछ भी नहीं था। मेरा ब्याह? मेरा ब्याह? आंखें फाड़कर, मुंह फैलाकर, हाथ नचाकर, कौतूहल भरे आश्चर्य से सुधा ने कहा। और फिर हंस पड़ी, खूब हंसी। कौन करेगा मेरा ब्याह? बुआ। पापा करने ही नहीं देंगे। हमारे बिना पापा का काम नहीं चलेगा। और बाबू साहब, तुम किस पर आकर रंग जमाओगे? मेरा ब्याह। सुधा ने मुंह बिचकाकर उपेक्षा से कहा। नहीं सुधा, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ।
3-4 महीने के अंदर तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। चंदर उसे विश्वास दिलाते हुए बोला। अरे जाओ, सुधा ने हंसते हुए कहा। ऐसे हम तुम्हारे बनाने में आ जाए तो हो चुका। अच्छा जाने दो, तुम्हारे पास कोई पोस्ट कार्ड है? लाओ जरा इस कामरेड को चिट्ठी तो लिख दें। चंदर बात बदल कर बोला। पता नहीं क्यों इस विषय की बात के चलने में उसे कैसा लगता था। कौन कामरेड? सुधा ने पूछा। तुम भी कम्युनिस्ट हो गए हो क्या? नहीं जी, वो बरेली का सोशलिस्ट लड़का कैलाश, जिसने झगड़े में हम लोगों की जान बचाई थी। हमने तुम्हें बताया नहीं था सब किस्सा उस झगड़े का, जब हम और पापा बाहर गए थे? हाँ हाँ, बताया तो था। उसे जरूर खत लिख दो, सुधा ने पोस्ट कार्ड देते हुए कहा। तुम्हें पता मालूम है? जब चंद्र पोस्ट कार्ड लिख रहा था तो सुधा ने कहा, सुनो, उसे लिख देना कि पापा की जान बचाने के एवज में आपकी बहुत कृतज्ञ है, और कभी अगर हो सके तो आप इलाहाबाद जरूर आए। लिख दिया? हाँ, चंदर ने पोस्ट कार्ड जेब में रखते हुए कहा। चंदर, हम सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर होंगे, सुधा ने मचलते हुए कहा। चलो, अब तुम्हें नई सनक सवार हुई है। तुम क्या समझ रही हो सोशलिस्ट पार्टी को? राजनीतिक पार्टी है वह। ये मत कहना कि सोशलिस्ट पार्टी में जाओ और लौट कर आओ तो पापा से कहो, अरे हम तो समझे पार्टी है, वहाँ तो चाय पानी मिलेगा, वहाँ तो सब लोग लेक्चर देते हैं। धत, हम कोई बेवकूफ हैं क्या? सुधा ने बिगड़ कर कहा। नहीं तो सो तो तुम बहुत बुद्धि की सागर हो, लेकिन लड़कियों की राजनीतिक बुद्धि कुछ ऐसी ही होती है, चंदर बोला। अच्छा रहने दो, लड़कियों का ना तो काम ही चले, सुधा ने कहा। अच्छा सुधा, आज कुछ रुपए दोगी? हमारे पास पैसे खत्म है और सिनेमा देखना है जरा, चंदर ने बड़े ही दुलार से कहा। हाँ हाँ, जरूर देंगे तुम्हें, मतलब ही कहेंगे, सुधा बोली। अभी अभी तुम लड़कियों की बुराई कर रहे थे ना? तो तुम और लड़कियों से थोड़ी ही हो, तुम तो हमारी सुधा हो, सुधा महा। सुधा पिघल गई। अच्छा कितना लोगे? अपनी पॉकेट से 5 रुपए का नोट निकाल कर बोली। इससे काम चल जाएगा? हाँ हाँ, आज जरा सोच रहे हैं कि पम्मी के यहाँ चले जाएं, तब सेकंड सो जाएंगे। पम्मी रानी के यहाँ जाओगे? समझ गए। तभी तुमने चाची जी से ब्याह करने से इनकार कर दिया। लेकिन पम्मी तुमसे 3 साल बड़ी है, लोग क्या कहेंगे? सुधा ने छेड़ा। तो क्या हुआ जी, ये सब तो चलता ही है, चंदर हंसकर टाल गया। तो फिर खाना यहीं खाओगे? कार लेते जाओ, सुधा ने कहा। मंगा, चंदर ने पलंग पर पैर फैलाते हुए खाया। खाना आ गया और जब तक चंदर खाता रहा सुधा सामने बैठी रही और बिनती दौड़ दौड़ कर पूरी लाती रही। जब चंदर पम्मी के बंगले पर पहुंचा तो शाम होने में देर नहीं थी, लेकिन अभी फर्स्ट को शुरू होने में देरी थी। पम्मी गुलाबों के बीच में टहल रही थी और बर्टी एक अच्छा सा सूट पहने लॉन पर बैठा था और घुटनों पर ठुंडी रखे कुछ सोच विचार में पड़ा था। बर्टी के चेहरे पर का पीलापन कुछ भी कम था। वो देखने से इतना भयंकर नहीं मालूम पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन अभी भी वैसा ही था। और खूबसूरत सूट पहनने पर भी उसका हाल यह था कि एक कॉलर अंदर था और एक बाहर। पम्मी ने चंदर को आते देखा तो खिल गई। हेलो कपूर, क्या हाल है? पता नहीं क्यों आज सुबह से मेरा मन कर रहा था कि आज मेरे मित्र जरूर आएंगे, और शाम के वक्त तुम तो इतने अच्छे लगते हो जैसे वो जगमग सितारा जिसे देखकर किट्स ने अपनी आखिरी सोनेट लिखी थी। पम्मी ने एक गुलाब तोड़ा और चंदर के कोट के बटन के होल में लगा दिया। चंदर ने बड़े भय से बर्टी की ओर देखा कि कहीं गुलाब के तोड़े जाने पर फिर चंदर की गर्दन पर सवार ना हो जाए, लेकिन बर्टी कुछ नहीं बोला। बर्टी ने सिर्फ हाथ उठाकर अभिवादन किया और फिर बैठ कर सोचने लगा। पम्मी ने कहा, आओ अंदर चलें, और चंदर और पम्मी दोनों ड्राइंग रूम में बैठ गए। चंदर ने कहा, मैं तो डर रहा था कि तुमने गुलाब तोड़कर मुझे दे दिया तो कहीं बर्टी नाराज ना हो जाए, लेकिन वो तो कुछ नहीं बोला। पम्मी मुस्कुराई। हाँ, अब वो कुछ नहीं कहता। पता नहीं क्यों गुलाबों से उसकी तबीयत भी इधर हट गई है। अब वो उनकी उतनी परवाह नहीं करता। क्यों? चंदन ने बड़े ही ताज्जुब से पूछा। पता नहीं क्यों, मेरी तो समझ में ही नहीं आता कि उसका जितना विश्वास अपनी पत्नी पर था वो धीरे धीरे हट गया, और इधर वह यह विश्वास करने लगा कि सचमुच वो सार्जेंट से प्यार करती थी, इसलिए उसने फूलों को प्यार करना छोड़ दिया। अच्छा, लेकिन ये हुआ कैसे? उसने तो अपने मन में इतना गहरा विश्वास जमा रखा था
कि मैं समझता था कि मरते दम तक वो उसका पागलपन न छूटेगा। चंदन ने कहा, नहीं, बात यह हुई कि तुम्हारे जाने के 2-3 दिन बाद मैंने एक दिन सोचा कि मान लिया जाए, अगर मेरे और बर्टी के विचारों में मतभेद है, तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं उसके गुलाब चुरा कर उसे मानसिक पीड़ा पहुंचाऊं और उसका पागलपन और बढ़ाऊं। बुद्धि और तर्क के अलावा भावना और सहानुभूति का भी एक महत्व मुझे लगा और मैंने फूल चुराना छोड़ दिया। 2-3 दिन वो बेहद खुश था, बेहद खुश। और मुझे भी बड़ा संतोष हुआ कि लो, अब बर्टी शायद ठीक हो जाए। लेकिन तीसरे दिन सहसा उसने अपना खुरपा फेंक दिया, कई गुलाब के पौधे उखाड़ कर फेंक दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता। अब भी वह उन फूलों में नहीं मिलती। वो साजन ज़रूर साजन के साथ जाती है। वो मुझे प्यार नहीं करती, हरगिज़ नहीं करती। और वो रोने लगा। बस उसी दिन से वो गुलाबों के पास नहीं जाता और आजकल बहुत अच्छे-अच्छे सूट पहनकर घूमता है और कहता है कि मैं साजन से कम सुंदर हूँ। और इधर वो बिल्कुल पागल हो गया है। पता नहीं किससे अपने आप लड़ता रहता है। चंदर ने ताज्जुब से सिर हिलाया। हाँ, मुझे बहुत दुःख है। मम्मी बोली, मैंने तो हमदर्दी की कि फूल चुराना बंद कर दिए और उसका नतीजा ये हुआ। पता नहीं क्यों कपूर, मुझे लगता है कि हमदर्दी करना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप। आदमी से हमदर्दी कभी नहीं करनी चाहिए। चंदन ने सहसा अपनी घड़ी देखी। क्यों, अभी तुम नहीं जा सकते? बैठो और भी बातें सुनो। इसलिए मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है। आज 2-3 साल हो गए मैंने किसी से बातें नहीं की और तुमसे इसलिए मैंने मित्रता की है कि मैं बातें करूंगी। चंदर हंसा। आपने मेरा अच्छा उपयोग ढूंढ निकाला है। नहीं, उपयोग नहीं कपूर, तुम मुझे गलत मत समझना। जिंदगी ने मुझे इतनी बातें बताई हैं और यह किताबें जो मैं इधर पढ़ने लगी हूँ, इन्होंने मुझे इतनी बातें बताई हैं कि मैं चाहती हूँ कि उन पर बातचीत करके अपने मन का बोझ हल्का कर लूं। और तुम्हें बैठकर सुननी होगी सभी बातें। हाँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन किताबें पढ़नी कब से शुरू कर दी तुमने? चंदर ने ताज्जुब से पूछा। अभी उस दिन मैं डॉक्टर शुक्ला के यहाँ गई थी। उनकी लड़की से मालूम हुआ कि तुम्हें कविता पसंद है। मैंने सोचा उसी पर बातें करूं और मैंने कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। अच्छा, तो देखता हूँ 2-3 हफ्ते में भाई और बहन दोनों में से कुछ तो परिवर्तन आ गया है। मम्मी कुछ नहीं बोली, हंसती। मैं सोचता हूँ मम्मी की आज सिनेमा देखने जाऊं। कार है साथ में, अभी 15 मिनट बाकी हैं। चाहो तो चलो। सिनेमा? आज 4 साल से मैं कहीं नहीं गई हूँ। सिनेमा, हौजी, बार, डांस सभी जगह जाना मैंने बंद कर दिया है। मेरा दम घुटेगा हॉल के अंदर। लेकिन चलो देखें, अभी भी कितने ही लोग वैसे भी खुशी से सिनेमा देखते होंगे। एक गहरी सांस लेकर मम्मी बोली, बर्टी को ले चलोगे? हाँ हाँ, तो चलो उठो, फिर देर हो जाएगी, चंदन ने घड़ी देखते हुए कहा। मम्मी फौरन अंदर के कमरे में गई और एक जारजट का हल्का भूरा गाउन पहन कर आई, इस रंग से जैसे वो निखर आई थी। चंदन ने उसकी ओर देखा। वो लजा गई और बोली, इस तरह से मत देखो, मैं जानती हूँ ये मेरा सबसे अच्छा गाउन है। इसमें कुछ अच्छी लगती होंगी, चलो। और आकर उसने बेतकल्लुफी से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। दोनों बाहर आए तो बर्टी लान में घूम रहा था। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो बड़ी शान से सीना ताने था। बर्टी, आज मिस्टर कपूर मुझे सिनेमा दिखलाने ले जा रहे हैं, तुम भी चलोगे? हम्म। बर्टी ने सिर हिलाया और जोर से कहा, सिनेमा जाऊंगा। कभी नहीं, भूल कर भी नहीं। तुमने मुझे क्या समझा है, मैं सिनेमा जाऊंगा? धीरे धीरे उसका स्वर मंद पड़ गया। अगर सिनेमा में वो साजन के साथ मिल गई तो मैं उसका गला घोट दूंगा। अपने गले को दबाते हुए बर्टी बोला और इतनी जोर से दबा दिया अपना गला कि आंखें लाल हो गईं और खांसने लगा। खांसी बंद हुई तो बोला, वो मुझे प्यार नहीं करती, वो सार्जिन को प्यार करती है। वो उसी के साथ घूमती है। अगर वो मिल जाएगी सिनेमा में तो उसकी हत्या कर डालूंगा। तो पुलिस आएगी और खेल खत्म हो जाएगा। तुम जानते हो मिस्टर कपूर, मैं उससे कितना नफरत करता हूँ। और लेकिन नहीं, कौन जानता है, मैं नफरत करता हूँ और वो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं पागल हूँ, उफ ओ। और वो सिर थाम कर बैठ गया। मम्मी ने चंदर का हाथ पकड़कर कहा, चलो, यहाँ रहने से उसका दिमाग और खराब होगा। आओ। दोनों जाकर कार में बैठे। चंदर खुद ही ड्राइव कर रहा था। मम्मी बोली, बहुत कुछ दिन से मैंने कार नहीं ड्राइव की, लाओ आज मैं ड्राइव करती हूँ।
मम्मी ने स्टीयरिंग अपने हाथ से ले ली। चंदर इधर बैठ गया। थोड़ी देर में कार रेजेंट के सामने जा पहुंच। चित्र था सैलामी वेयर सी डांस्ड। सैलामी जहाँ नाची थी। चंदन ने टिकट लिया और दोनों ऊपर गए। अभी न्यूज रील चल ही रही थी। सहसा मम्मी ने कहा, कपूर, सैलामी की कहानी मालूम है ना? क्या ये कोई उपन्यास है? चंदन ने पूछा। नहीं, यह बाइबिल की एक कहानी है। असल में एक राजा था हैराद। उसने अपने भाई को मारकर उसकी पत्नी से शादी कर ली। उसकी भतीजी थी सैलामी जो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी। हैराद उस पर मुग्ध हो गया। लेकिन सैलामी एक पैगंबर पर मुग्ध थी। पैगंबर ने सैलामी के प्रणय को ठुकरा दिया। एक बार हैरात ने सैलामी से कहा कि यदि तुम नाचो तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। सैलामी नाची और पुरस्कार में उसने अपना अपमान करने वाले पैगंबर का सिर मांगा। हैरात वचनबद्ध था। उसने पैगंबर का सिर तो दे दिया, लेकिन बाद में इस भय से कि कहीं राज में कोई आपत्ति ना आए, उसने सैलामी को भी मरवा डाला। चंदर को यह कहानी बहुत अच्छी लगी। तब तो चित्र बहुत ही अच्छा होगा, उसने सोचा। सुधा की परीक्षा है, वरना सुधा को भी दिखला देता। लेकिन क्या नैतिकता है इन पाश्चात्य देशों की कि अपनी भतीजी पर ही हैरान मुग्ध हो गया? उसने कहा पम्मे से। लेकिन हैरान अपनी भतीजी पर भी मुग्ध हो गया तो क्या हुआ? ये तो सेक्स है मिस्टर कपूर। सेक्स कितनी भयंकर शक्तिशाली भावना है, ये भी शायद तुम नहीं समझते। अभी तुम्हारी आंखों में बड़ा भोलापन है। तुम रूप की आग के संसार से दूर मालूम पड़ते हो। लेकिन शायद 2-1 साल बाद तुम भी जानोगे कि यह कितनी भयंकर चीज है। आदमी के सामने वक्त बेवक्त नाता रिश्ता मर्यादा मर्यादा कुछ भी नहीं रह जाता। वो अपनी भतीजी पर मोहित हुआ तो क्या? मैंने तो तुम्हारे यहाँ एक पौराणिक कहानी पढ़ी थी कि महादेव अपनी लड़की सरस्वती पर मुग्ध हो गए थे। महादेव नहीं, ब्रह्मा, ने बोला। हाँ हाँ, ब्रह्मा, मैं भूल गई थी। तो यह तो सेक्स है, आदमी को कहाँ ले जाता है ये अंदाज भी नहीं किया जा सकता है। तुम तो अभी बच्चों की तरह भोले हो, और ईश्वर न करे तुम कभी इस प्याले का शरबत चखो। मैं भी तुम्हारी इसी पवित्रता को प्यार करती हूँ। अम्मी ने चंदर की ओर देखकर कहा, तुम जानते हो मैंने तलाक क्यों दिया? मेरा पति मुझे बहुत चाहता था, लेकिन मैं विवाहित जीवन के वासनात्मक पहलू से घबरा उठी। वही लगने लगा मैं आदमी नहीं हूँ, बस मांस का लोथड़ा हूँ जिससे मेरा पति जब चाहे मसल दे, जब चाहे। उब गई थी मैं। एक गहरी नफरत थी मेरे मन में। तुम आए तो तुम बड़े पवित्र लगे। तुमने आते ही प्रणय याचना नहीं की। तुम्हारी आंखों में भूख नहीं थी, हमदर्दी थी, स्नेह था, कोमलता थी, निश्चलता थी। मुझे तुम काफी अच्छे लगे। तुमने मुझे अपनी पवित्रता देकर जिला दिया। चंदर को एक अजब सा गौरव अनुभव हुआ और पम्मी के प्रति एक बहुत ऊंची आदर भावना। उसने पवित्रता देकर जिला दिया। सहसा चंदर के मन में आया, लेकिन यह उसके व्यक्तित्व की पवित्रता किसकी दी हुई है? सुधा की ही ना। उसी ने तो उसे सिखाया है पुरुष और नारी में कितने ऊंचे संबंध रह सकते हैं। क्या सोच रहे हो? मम्मी ने अपना हाथ कपूर की गोद में रख दिया। कपूर सिहर गया, लेकिन शिष्टाचारवश उसने अपना हाथ मम्मी के कंधे पर रख दिया। मम्मी ने 2 क्षण बाद अपना हाथ हटा लिया और बोली, कपूर, मैं सोच रही हूँ अगर यह विवाह संस्था हट जाए तो कितना अच्छा हो। पुरुष और नारी में मित्रता हो, बौद्धिक मित्रता और दिल की हमदर्दी। ये नहीं कि आदमी औरत को वासना की प्यास बुझाने का प्याला समझे और औरत आदमी को अपना मालिक। असल में बदलने के बाद ही पता नहीं क्यों संबंधों में विकृति आ जाती है। मैं तो देखती हूँ कि प्रणय विवाह भी होते हों तो वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि विवाह के पहले आदमी औरत को ऊंची निगाह से देखता है, हमदर्दी और प्यार की चीज समझता है, और विवाह के बाद सिर्फ वासना की नज़र से। मैं तो प्रेम में भी विवाह पक्ष में नहीं हूँ और प्रेम में भी वासना का विरोध करती हूँ। लेकिन हर लड़की ऐसी थोड़ी न होती है, चंदर बोला। तुम्हें वासना से नफरत हो, लेकिन हर एक को तो नहीं। हर एक को होती है। लड़कियां बस वासना की झलक, एक हल्की सिहरन, एक गुदगुदी पसंद करती हैं। बस उसी के पीछे उन पर चाहे जो दोष लगाया जाए। लेकिन अधिकतर लड़कियां कम वासना प्रिय होती हैं और लड़के ज्यादा होते हैं। चित्र शुरू हो गया। वो चुप हो गई, लेकिन थोड़ी देर में मालूम हुआ कि चित्र भ्रमात्मक था। वह बाइबिल के सलामी की कहानी नहीं थी। वह एक अमेरिकन नर्तकी और कुछ डाकुओं की कहानी थी। पम्मी ऊब गई।
अब जब डाकू पकड़कर सलामी को एक जंगल में ले गए तो इंटरवल हो गया और पम्मी ने कहा अब चलो। आधे ही चित्र से तबीयत उब गई। दोनों उठ खड़े हुए और नीचे आए। कपूर अब की बार तुम ड्राइव करो, पम्मी बोली। नहीं, तुम ही ड्राइव करो, कपूर बोला। कहाँ चलें? पम्मी ने स्टार्ट कराते हुए कहा। जहाँ चाहो, कपूर ने विचारों में डूबे हुए कहा। पम्मी ने गाड़ी खूब तेज चला दी। सड़कें साफ थीं। पम्मी का कॉलर फहराने लगा और उड़कर चंदर की गालों पर थपकियां लगाने लगा। चंदर दूर खिसक गया। पम्मी ने चंदर की ओर देखा और बजाय कॉलर ठीक करने के गले का एक बटन और खोल दिया और चंदर को पास खींच लिया। चंदर चुपचाप बैठ गया। पम्मी ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा और एक हाथ से चंदर का हाथ पकड़े रही, जैसे वो चंदर को दूर नहीं जाने देगी। चंदर के बदन से एक हल्की सिहरन नाच रही थी। क्यों? शायद इसलिए कि हवा ठंडी थी, या शायद इसलिए कि उसने पम्मी का हाथ अपने हाथ से हटाने की कोशिश की। पम्मी ने हाथ खींच लिया और कार के अंदर की बिजली जला दी।